हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 आई है, डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चेस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से आपको ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा, राइट आंसर कर देगा। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? बताइए, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो खुला बाजार संचालन किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जो है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने की क्रिया कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री जो है क्या होती है? तो खुले बाजार के संचालन का संकेत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या देगा, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? बताइए, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है, जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है? तो उसे कहा जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, या मौसमी बेरोजगारी। यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी दिया गया है ना, ठीक है। उसे जो है मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। सामान्य कृषि क्षेत्र में 7 से 9 महीने की जो है श्रम की आवश्यकता होती है तथा शेष महीनों में इसमें लगे हुए लोग बेरोजगारों के समान जो है कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की बेरोजगारी को जो है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। क्लियर? तो उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है, ठीक है। चलिए, मतलब फसल लगा दी और उसके बाद 2 से 3 महीने बैठ गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित हो जाएगा। क्लियर? आपका हुआ कब था? तो 1985 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ से देखेंगे आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। पूछा गया आपका, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा अभिलक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, या जनसंख्या का दबाव? बताइए, कौन सा अभिलक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ठीक है। यह जो अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्लियर सभी को? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं है कृषि प्रधानता, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या का दबाव, प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा औद्योगिक पिछड़ापन, ठीक है। इसमें भारी उद्योग तथा मजदूर के माल के संतुलन में जो है संबंध नहीं दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों 5वां प्रश्न पूछा है आपका, निम्न में से किसने जो है और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने और कब जो है पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक। प्रिंसेप होगा, प्रिंसेप दिया गया वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? बताइए,
संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो यह कहा था साथियों आपका केटी शाह ने, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 7वां नंबर, अमुक्त माल्यद किसका कार्य बताइए। अमुक्त माल्यद जो है किसका कार्य है, तो अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय का कार्य है, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, तुलु वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने जो है तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर प्रश्न, क्या दिएगा, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है बताइए। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है साथियों कहाँ पर हुआ है, तो यह हुआ था साथियों संविधान में कहीं नहीं, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको, भारतीय संविधान में संघीय यानी कि फेडरल शब्द का जो प्रयोग है कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन वर्णित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था बताइए। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे जो है लोकप्रिय बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे असमिया को, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है को, श्रीमंत शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी में असम में वैष्णव मत के अनुयायी संत थे, ठीक है। उन्होंने जो है असम की जनता में धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रचार के लिए वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, पूछा गया आपका निम्न में कौन सी पंचायती राज से संबंधित बताइए। कौन जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित जो आपका बलवंत राय मेहता समिति है। ऑप्शन सी दिया गया साथियों राइट आंसर। क्लियर है सभी को, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। इस समिति की सिफारिश पर ही जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है लागू की गई थी। चलिए 11वां प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी बताइए। मनसबदारी जो प्रणाली है किसने आरंभ की थी, तो मनसबदारी प्रणाली जो है आरंभ करने वाला था अकबर। ऑप्शन जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ किया था, ठीक है। यह जो है भू राजस्व से संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित है मनसबदारी प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है बताइए। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का जो है निर्धारण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे चौथी अनुसूची। ऑप्शन ऑफ बी आपका जो दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची जो है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करती है, ठीक है, यानी कि सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न। चलिए क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो है निम्न में से किसे स्थापित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड को। ऑप्शन जो दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का जो है गठन हुआ, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर जो है नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। चलिए कब हुआ था 1784 ईस्वी में। क्लियर सभी को, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था, इसमें भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 14वां प्रश्न पूछा गया आपका निम्न में से कौन सी मध्य जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। कौन सी मध्य जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो आपका राइट आंसर हो सकते हो यहाँ पे जो दिया गया मजदूर संघ, ठीक है। मजदूर संघ जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर को, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर जो है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है 15वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परावर्तित हो जाती हैं बताइए। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परावर्तित हो जाती हैं, तो वे परिवर्तित हो जाती हैं साथियों आपकी नीस में, ठीक है। ऑप्शन जो ये दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और जब इनका कायांतरण होता है तो यह नाइस में जो है बदल जाती हैं, ठीक है, नीस या नाइस में बदल जाती हैं। चलिए
16वां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? बताइए, सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों यहाँ पे सौर विकिरण। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, अतः सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा जो है सौर विकिरण कहलाती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, क्या देगा? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? बताइए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग जो है कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है साथियों आपका 8 महीने में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका आंसर, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु जो है 4 महीने का होता है, तो उसका 3/4 भाग जो है 8 महीने में नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न, पूछा है कि आपका निम्न में से कौन सा उद्योग जो है कच्चे माल पर आश्रित उद्योग? बताइए, कच्चे माल पर आश्रित उद्योग कौन सा है? तो कच्चे माल पर आश्रित उद्योग की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना? चीनी उद्योग जो है पूर्णतः कच्चे माल पर आश्रित है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न, पूछा गया आपका यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताइए, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है लाल रोशनी के प्रति आंख जो है ज्यादा संवेदी होती है इसके लिए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर, लाल रंग के प्रकाश का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, इसलिए वह अधिक दूर तक दिखाई देती है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा? बताइए, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर है। उनका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश जो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 21वां वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? बताइए, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? वह गुण कौन सा है? तो वह गुण जो है ध्रुवण है। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को उसके बारे में? ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि प्रकाश तरंगों में होती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न, पूछा गया आपका लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? बताइए, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से जो है एंजाइम मिलता है आपका डाइस्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, लाल चने से जो है डाइस्टेट्स एंजाइम मिलता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 23 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, न्यूरॉन होती है, और इसकी लंबाई जो है 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ती है। 24वां प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, सीडी तथा टीबीडी की अ, दंतुरंता दंतुरंता को क्या कहा जाता है? बताइए, सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? दंतुरता को क्या कहते हैं? तो सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को गर्त कहते हैं, गर्त। जो बी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन 50वां, पौधे के किस भाग को जो है केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, पौधे के किस भाग को जो है केसर के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को। ठीक है, तो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर, केसर पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से जो है प्राप्त किया जाता है। ये पौधे के मादा जनांग में होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे, और अपना रिवीजन प्रैक्टिस डेली बेसिस आप सभी को करते रहना है। बाकी अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।